सर्वर इंस्टॉलेशन थोड़ी सी हम देखते हैं कि सर्वर के बारे में जो नो हाउ है उसके साथ कि कौन कौन से फ्लेवर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने 2008 में इंट्रोड्यूस कराए हैं। ठीक है, उसमें ये डिफरेंट है, बहुत सारे हैं, लिस्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट से और भी मिल जाएगी, कोई इन्होंने और भी बनाए हुए हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है या पूरी MCITP बेस करती है वो हमारी सेकंड विंडोज सर्वर 2008 इंटरप्राइज एडिशन पे चलेगी। ठीक है, और स्टैंडर्ड भी कुछ कंपनियां यूज़ करती हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि उन्हें नॉर्मल है या उन्होंने बिज़नेस सर्वर चलाना है या स्मॉल बिज़नेस सर्वर चलाना है या और उसके ऊपर यानी कि कह लें कि कम इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी, तो उसके लिए वो स्टैंडर्ड यूज़ करती हैं क्योंकि थोड़ी प्राइस भी लो होती है। और जो इंटरप्राइज सर्वर है वो आप कह लें कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें आपको फुल ऑप्शन और सारे मिल जाते हैं वो इसको यूज़ करती हैं। उसके बाद उन्होंने डाटा सेंटर है, ठीक है, ये भी सैन नैस वगैरह में जब यूज़ करते हैं होता है एक इनका एक ही है, लेकिन इसमें पैचेज ही होते हैं वो ऑलरेडी जब आप डालते हैं तो आपको इंस्टॉल्ड मिलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद वेब सर्वर है जिसमें IIS को उन्होंने कॉन्फ़िगर किया होता है। ठीक है ना, आपकी वेब सर्वर की जब हम IIS पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वेब सर्वर क्या होता है। ठीक है ना, उसके बाद फिर इनका स्टोरेज सर्वर है, वो उसको कह लेंगे, वो भी इन्होंने सैन नैस नेटवर्क अटैच के साथ इस तरह उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, तो यानी कि कॉन्फ़िगर होते हैं, होता है एक ही सर्वर। हाँ, ये इंटरप्राइज सर्वर में, ठीक है ना। और मैं इसमें अब उन्होंने नीचे अपना एक अटाइनियम बेस जो होते हैं प्रोसेसर, उनके लिए भी उन्होंने एक अलहदा से सर्वर जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराया होता है। बाज़ कंपनियां जिनके पास अटेनियम बेस हार्डवेयर के सर्वर रहे लगे हुए, तो वो कहते हैं जी 2003 तो चल रही है ऑलरेडी, उन्होंने अपडेट करना है, तो उसके लिए फिर दूसरे जो उनके सर्वर हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते अटेनियम बेस जो सिस्टम्स हैं उनको। फिर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने एक 2008 जो है ना अटेनियम बेस भी अलहदा से लॉन्च कर दिया। किनका? माइक्रोसॉफ्ट का। हाँ, हो सकता है उनका कोड। हाँ, यही होता है, वो इसी तरह होता है, उन्होंने उसी तरह किया होता है। बाज़ का ये होता है कि कंपनीज बेसिकली तो मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है वो तो माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है ना, तो आगे फिर कंपनीज हैं जैसे हार्डवेयर जो तैयार करती हैं उन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, IBM है या डेल है या ये HP वगैरह है, तो ये अपनी वो कोलैबोरेशन के साथ उनके साथ जो भी है ना उनके साथ वो सेटिंग करके जो उन्हें रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो अपने लिए तैयार करवा लेती है। ठीक है ना, अब देखते हैं कि हमारे नीचे है कि इसकी रिक्वायरमेंट है जो मैंने रखी है, इसमें देखते हैं कि इसको मिनिमम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसमें देख लो तो आपको हार्ड डिस्क जो है वो 10 GB के करीब चाहिए होती है मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट आप कह लो। अगर आगे आप जितनी मर्ज़ी रख सकें, रिकमेंडेड है कि आप जितनी मर्ज़ी चाहते हैं वो आगे कर सकते, हाँ कर सकते हैं। 32 बिट प्रोसेसर के लिए आपको 1 GHz 32 प्रोसेसर चाहिए, ठीक है ना, और रिकमेंडेड यही है कि आप 2 GHz के करीब हो प्रोसेसर तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्वर चलेगा। ठीक है ना, उसके बाद रैम है 512 मिनिमम है ये, कि आप जब तक आपको एक सर्वर ही चाहिए उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जब आपने और मशीनें कनेक्ट करनी है, जब उसकी ट्रांजेक्शन बढ़नी है उस सर्वर की, तो फिर आपको चाहिए कि आप 512 से ज़्यादा एक्सटेंड करें रियल इन्वायरमेंट में। ठीक है ना, आगे फिर DVD। हाँ, हाँ प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है जब अब जैसे HP है, आप कोई भी जनरेशन 7 है या वो ख़रीदेंगे तो 4GB तो उसमें आती है, आप आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं जो करवानी है आप। ठीक है ना, उसके बाद ये हमारा नेटवर्क कार्ड होना चाहिए और ड्राइवर कार्ड, ये तो मस्ट है कि इसमें होना चाहिए, DVD राइटर सर। ठीक है, तो आगे चलें तो हमारा आ जाता है जी मेन डिफरेंस हमारे जो दो मैंने मेन पहले बताए थे आपको, एक स्टैंडर्ड एडिशन और इंटरप्राइज एडिशन। इसमें हम देखते हैं ज़्यादातर जो होता है आप कह लें कि रैम का और कुछ ऑप्शंस हैं जो इसमें डिफरेंस है। ठीक है ना, हम कहते हैं जी रैम इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सर्वर एंड परफॉर्मिंग ऑफ अ सर्वर डिपेंड्स ऑन रैम। जो सर्वर की परफॉर्मेंस है वो आपकी रैम पे चलेगी। कहता है जब ज़्यादा अगर इफ मोर रैम इज़ अवेलेबल, अगर रैम ज़्यादा है तो उसकी एफिशिएंसी और रिक्वायरमेंट या उसमें उसकी जो काम करने की सलाहियत में इजाफा हो जाएगा। ठीक है ना, कहता स्टैंडर्ड एडिशन जो है 2008 का वो 32 बिट को सपोर्ट करता है। ठीक है,
ठीक है, और 4 GB रैम उसके ऊपर चलती है, इससे ज़्यादा आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। और लेकिन हाँ 4 GB तक एक्सेस। हाँ नहीं, वही 4 GB से ऊपर जाएगा ही नहीं। हाँ वो यूजेज ही उसकी वही होगी और 4 GB में ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब इसके साथ फिर अगर एक्सचेंज सर्वर है, एक्सचेंज सर्वर का है उसकी रिक्वायरमेंट वो भी 4 GB है। अगर आप उसको इंटरप्राइज पे भी डाल दें, लेकिन एक्सचेंज सर्वर ने जो अपना यूज़ करना है वो 4 GB से ही चेक करना है, उससे ज़्यादा वो लेगा ही नहीं, ठीक है ना, उसकी वो है ही नहीं है सलाहियत। तो इसी तरह 32 बिट पे अगर चले जाएँ तो सर्वर 2008 32 बिट का जो है वो आप कह लें कि जो इंटरप्राइज एडिशन है वो 64 GB रैम तक यूज़ करता है, ठीक है ना। इसी तरह पे इसके और हैं, आप और इसके कंपेयर कर रहे हैं कि हॉट रिप्लेसमेंट मेमोरी है, हॉट ऐड रिप्लेसमेंट प्रोसेसर हैं, नोड फ्लेवर्स हैं, क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग होती है कि जब आप आगे जाके एक्सचेंज सर्वर तो आपका नहीं है, बहरहाल क्लस्टरिंग ये होता है कि पैरेलल एक दो सर्वर को आप एक एडिशनल सर्वर और एक मेन सर्वर चल रहा होता है, ठीक है। अब एक सर्वर जब डाउन होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको हो जाता है, आप जब उतनी देर तक उसको रिपेयर करते हैं ना, लेकिन आपकी कंपनी में का नेटवर्क नहीं बैठता, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो इसमें आपको फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह सब कुछ मिल जाती है। उसके बाद टर्मिनल सर्विसेज जो है वो दोनों पे अवेलेबल हैं, आगे हम पढ़ेंगे जाके टर्मिनल सर्विसेज का पूरा टॉपिक है, ठीक है। वो उसमें ये दोनों चलती हैं। क्विक माइग्रेशन फीचर्स हैं अवेलेबल, स्टैंडर्ड एडिशन में नहीं है, दूसरे में है। उसके बाद विंडोज सर्वर जो है ना 2008 वो ऑफर करता है अवेलेबिलिटी टू सर्विसेज एंड एप्लीकेशन थ्रू फ्लेवर क्लस्टरिंग, वही क्लस्टरिंग वाला जो मैंने आपको फेल ओवर क्लस्टरिंग का मैंने आपको बताया जो वही है, ठीक है। मेन दोनों का ये डिफरेंस है कि हार्डवेयर का फ़र्क पड़ जाता है, स्टैंडर्ड ज़्यादा हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। आप और एडिशन जो इंटरप्राइज एडिशन है वो क्या करता है, वो आपके उसके लिए आप मैक्सिमम जितनी लगा सकते हैं सर्वर में लगा के आप उसकी एफिशिएंसी को और अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद हम इसका देखेंगे कि इसकी हमने जो है वो इंस्टॉलेशन के बाद फिर ये चेक लिस्ट है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें हमने क्या करना है, ठीक है। मैं अब इंस्टॉल करता हूँ, स्टार्ट करते हैं कोई एक सर्वर, मैं VMware की मशीन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब VMware में मैं ठीक है जी, हमारी रिकॉर्डिंग लगी। उसके बाद ये हमारी है फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने इंस्टॉल किया होगा तो इस तरह मेन आपको इस तरह एक जो स्क्रीन है इस तरह नेम मेन मिली होगी, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू वर्चुअल मशीन बनाते हैं, यहाँ पे जाके न्यू वर्चुअल मशीन में हम जाके ऐसा करते हैं कि जी ये हमारा विज़िट खुल गया। विज़िट के बाद हम करेंगे टिपिकल, ठीक है जी, नेक्स्ट पे चले गए। नेक्स्ट पे अब देखो यहाँ पे वो मांग रहा है, एक तो वो कह रहा है जी आपने CD डाली हुई है, मैं आपकी फ़िज़िकल ड्राइव यूज़ करूँ, ठीक है, या आपके पास इमेज जो है ना इंस्टॉलर डिस्क इमेज है ISO, ये देखो ब्रैकेट में उसने लिखा हो, हाँ इस इमेज का फॉर्मेट है, इमेज का फॉर्मेट होता है ना ISO, तो वो उसको यूज़ करेगा। मैं ब्राउज़ करूँगा, ब्राउज़ करने के बाद ये डेस्कटॉप पे जाके मैंने डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट की एवेल्यूएशन कॉपी उठाई हुई है, ठीक है, 2008 सर्वर की। मैं इसको लूँगा, इसके अंदर ये 64 बिट का है, मैं ओके करूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। अब वो कहता है जी की आपने देनी है, तो ठीक है, यहाँ पे ये वो लोकल मेरा जो लैपटॉप का यूज़र है उसी को उसने इधर लिख दिया है, ठीक है जी, वरना आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। हम नेक्स्ट करते हैं, CD की हमें नहीं अभी ज़रूरत, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है वर्चुअल मशीन का आपने नाम क्या रखना है, और ये मैं इंस्टॉल करूँगा वही हमारी डॉक्यूमेंट्स में जाके वर्चुअल मेमोरी में वर्चुअल मशीन्स और फिर विंडो सर्वर का उसमें, ठीक है जी। हम इसी तरह एज़ इट इज़ जो है इसी तरह रहने देते हैं। हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर वो कहता है जी आपकी कितनी आपको चाहिए हार्ड ड्राइव। मैं इसको 15 GB दे देता हूँ, हमारे लिए इनफ है, क्योंकि हमने कौन सा इसके ऊपर ज़्यादा कोई चीज़ें डालनी है, फ़िलहाल इंस्टॉलेशन है, ठीक है जी। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो हमें मेमोरी फिर 1 GB ले रहा है, हम मेमोरी को कम कर देंगे क्योंकि 512 मिनिमम पे चले जाते हैं, ताकि हमारे लैपटॉप को जो है ना वो लोड ना पड़े। हाँ हम इसको जाके रिवर्स करके आप लिख भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से जाके, और बड़ा कम यहाँ से भी कर सकते हैं सेटिंग। फ्लॉपी को हम वैसे रिमूव कर देते हैं, बजाय कि शुरू में एरर दे, फ्लॉपी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी हार्डवेयर हमारा वही ठीक है, बिल्कुल सही है जी। ओके कर देते हैं और स्टार्टिंग पे जनाब जैसे ही फिनिश करें तो ये मशीन इंस्टॉलेशन पे चली जाए, ठीक है। तो अब ये हमारी इंस्टॉलेशन जो है ना इसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगी।
ठीक है, वो विंडो लोड करना शुरू कर देगा। लोड करने के बाद मैं इसकी ज़रा फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ जाए। ठीक है ना, अब आपको सही तरीके से नज़र आ रही है ना इसकी। ठीक है ना, तो अब यहाँ से वो इंस्टॉलेशन करना शुरू कर देगा हमारा जो है विंडोज़ सर्वर 2008। ठीक है, इसमें जो है ना वो 2 इंस्टॉलेशंस आपको दिखाएगा। फॉर एग्जांपल पहले जाके अमूमन इनका होता है कि सारे 2-3 फ्लेवर दिखाएगा, लेकिन हमने इंटरप्राइज़ पे फोकस रखना है क्योंकि हमने इंटरप्राइज़ को इंस्टॉल करना है। उसी में सारे फीचर हमें मिलेंगे, सारी आगे क्लासें हमारी उसी में जाके, सारी लैब्स, सारे सर्वर उसी में कन्फिगर होंगे। ठीक है, अब इंटरप्राइज़ में भी 2 तरह के हैं वो इंस्टॉल करेगा। अभी जब विंडो खुलती है तो मैं आपको क्लियर करूँगा। उसमें एक कोर इंस्टॉलेशन होती है और एक फुल इंस्टॉलेशन होती है। ठीक है ना, अब देखो ये खुल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने करना है एक, ये देखो ये है हमारा विंडोज़ 2008 सर्वर। ठीक है ना, ये रिलेशन इनका जो एक तो होता है ना 2000 में जो स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद R2 इनका स्टार्ट हुआ है। हाँ, इसी तरह वर्जन, आगे वर्जन उसी को मॉडिफाई किया। हाँ हाँ, XP23 इसी तरह आया था, लेकिन देखो ना XP तो 2003 के दरमियान 2000 में स्टार्ट हुई थी मेरे ख्याल, 2002 में। ठीक है ना, पहली 2002 में थी, फिर 2003 में आई, फिर आगे चलती गई, फिर आगे इन्होंने जैसे ही उसके सर्विस पैक देते गए। अब इसके 2 जो है ना, इसके साथ वो सर्विस पैक 2 भी आ रहा है बिल्ट इन इसी के अंदर ही। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया हमारा फुल इंस्टॉलेशन और नीचे ही आपको नज़र आ रहा है कोर इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको ख़त्म करते हैं अपनी फुल इंस्टॉलेशन को, तो उसके बाद में हम फिर कोर इंस्टॉलेशन भी करेंगे और उसका फिर 1-2 प्रैक्टिस भी करेंगे, वो भी दिखाऊंगा। फुल जो है वो आपको पूरा ग्राफिकल मिलेगा, आप ग्राफिकल सेटिंग करेंगे। ठीक है, कोर इंस्टॉलेशन में आपको कमांड लाइन मिलेगी, सिर्फ आप कमांड लाइन में जाके जिस तरह लिनक्स या उस तरह का है उसको सेटिंग करते हैं, आपने कमांड लाइन को यूज़ करना है। अब क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक है ही ग्राफिकली सारा इनका है, तो ये बोरिंग सा है कह लें, लेकिन कोर्स में हमारे शामिल नहीं है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा हम इसकी डेमो वगैरह ये वो कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कोर इंस्टॉलेशन। ठीक है ना, तो हमने क्योंकि फुल पे रखना है, उसी में हमारे सारा जो MCI-TP है उसी पे बेस करती है हमारे सर्वर्स वगैरह सारे। ग्राफिकल कहाँ से जाके चेक करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है, किसको किस तरह कॉन्फ़िगर करना है, तो उस तरह सारा उसी में मिलेगा। ठीक है जी, हमने इसको सिलेक्ट किया, करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद अब वो ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये सेम टू सेम है क्योंकि अब जैसे हमारी 2003 सर्वर था, उसका ये सर्वर एंड था और क्लाइंट एंड पे हमारी XP आई थी। ठीक है ना, सेम इसी तरह 2008 सर्वर जो है वो हमारा सर्वर एंड है और विंडोज़ 7 जो है वो हमारी क्लाइंट एंड है। ठीक है ना, बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अब आपका ऑलरेडी अगर आपने 2003 सर्वर आपका कंपनी में रन कर रहा है, ठीक है, अब कोई नया यूज़र वो कहता है जी मैं तो XP नहीं यूज़ करता, मैं तो 7 यूज़ करूँगा, तो वो ईज़िली ज्वाइन हो जाती है आपके सर्वर के साथ, या XP है वो 2008 के साथ ईज़िली ज्वाइन हो जाएगी, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो आगे फिर जब एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे उसमें फिर फंक्शनल लेवल होते हैं। मसलन जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं उस वक्त आपने देखना होता है कि ये हमारे ऑलरेडी कहीं हमारी कंपनी में 2000 सर्वर तो नहीं चल रहा या 2003 सर्वर तो नहीं चल रहा, हम 2008 सर्वर डाल रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी, तो इसका फंक्शन लेवल क्या रखना है। तो जब इंस्टॉल करेंगे एक्टिव, हाँ, एक्सचेंज सर्वर जो है वो जैसे आपका ईमेल सर्वर होता है ना, ठीक है ना, ये बेसिकली एक ईमेल सर्वर है। ठीक है ना, एक्सचेंज जो है वो 2008 या 2003 सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होता है, एक और कह लो कि जैसे आइज़ा इंस्टॉल होता है ऊपर से। ठीक है ना, इसी तरह हमारा एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल होता है, इसके ऊपर हम एक पूरे पहले सर्वर बनाते हैं, उसके ऊपर 2008 या 2003 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करते हैं, वो भी CD होती है, उसके लाइसेंस होते हैं, उसमें ये होता है वही एक्सचेंज को ही मेल सर्वर कहते हैं। हाँ, एक्सचेंज से मुराद वो नहीं है कि जो हमारी टेलीफोन की एक्सचेंज है या वो नहीं, एक्सचेंज जो है ये उन्होंने नाम दिया है मेल सर्वर को माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, इसमें आप ब्लैकबेरीज की मेल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप इसमें यूज़र्स की मेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आपके पास अपना होता है किस यूज़र को कितना बॉक्स देना है, कितना कोटा देना है, पीछे से सेटिंग सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो मेल सर्वर की है वो प्रॉपर एक मेल सर्वर आपको मिल जाता है।
ये सारे फ्लेवर्स हम जब करेंगे ना, जैसे अब हमने वेब सर्वर बनाना है, ठीक है, तो हम इंटरप्राइज में ही वेब सर्वर बना सकते हैं। हाँ हाँ, देखो बाकी फ्लेवर्स में आपकी चीज़ें कम तो हो सकती हैं, ठीक है ना, जो मिसिंग है, मतलब स्टैंडर्ड एडिशन में कुछ चीज़ें मिसिंग है, या स्मॉल बिजनेस सर्वर है उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड करके आप दे दी हैं, बाकी ऑप्शन आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इंटरप्राइज एडिशन जो है वो फाइनल वर्जन, इनका फुल वर्जन है, जिसमें अगर वो आपने वो कर लिया तो आप सारे दूसरे सर्वर को भी उसमें बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए इंटरप्राइज सर्वर जब हम कर लेंगे तो उसमें हम वेब सर्वर भी बना सकते हैं, उसके ऊपर आइजा भी डाल सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी भी कर सकते हैं, DHCP DNS सब सर्वर उसके ऊपर हम इंटरप्राइज के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी है कि चल रही है इंस्टॉलेशन। तो मीनवाइल जब ये हमारी इंस्टॉलेशन है, हम ऐसा करते हैं कि ऑलरेडी मैंने एक मशीन पहले की हुई है, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करके, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम दूसरी मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है ना। जब वो स्टार्ट होगी तो अभी हम इसको पावर ऑफ करता हूँ मैं, ठीक है। हमारी एक ये मशीन है मैंने इंस्टॉल की थी, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ये स्टार्ट होगी उसके बाद जैसे फुल इंस्टॉल हो के ना मशीन, जिस तरह वो अभी था, उसने रीस्टार्ट लेना था, 25% हुई थी, 100% होने के बाद उसने रीस्टार्ट लेना था, और रीस्टार्ट होने के बाद ऐसी फ्रेश हमें मिल जानी थी जैसी अब ये, हाँ जब अब यहाँ से जैसे स्टार्ट होगी, ठीक है ना। ये 2008 इंटरप्राइज फुल है। मैं इसका आपको जैसे ही होगा स्टार्ट तो इसके एक दो विंडोज़ खुलेंगी, उसमें आपको ये बताएगा कि क्योंकि ये 2008 ज़रा हैवी सर्वर है, 2003 की निस्बत थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्योंकि 2003 है या 2000 है, वो तो 2000 भी लेट होता था, लेकिन हैवी नहीं था, उसकी कह लें कि एफिशिएंसी इतनी नहीं थी, लेकिन 2003 एफिशिएंट है इससे ज़्यादा, यानी कि स्टार्ट होने में। बाकी फंक्शंस तो ज़ाहिर है 2008 के बहुत ज़्यादा हैं। तो अदर यूज़र में जाके अगर हम करते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी, ठीक है जी। पासवर्ड अभी मैंने लगाया, वो शुरू में जब इंस्टॉल करते हैं उस वक्त भी दे सकते हैं, अब बाद में आके बगैर पासवर्ड के जब अंदर जाता है तो उधर जाके भी आप पासवर्ड सेट कर देते हैं। बिल्कुल आपका 2000 सेम टू सेम उसी की तरह है आपका हर चीज़ का फीलिंग, हाँ, ठीक है ना। ये हमारा पहला सर्वर जो है वो अभी हमने इंस्टॉल करने के बाद ये फ्रेश आपको इस तरह मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें है कि एक दो विंडो खुलेंगी जो इसकी स्टार्टिंग में ही हमें बताएगा कि जनाब आपने इसकी क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं, रोल्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये पहली विंडो उसने खोल दी स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। जब भी फ्रेश आपको जब आपका सर्वर इंस्टॉल होता है तो वो आपको ये वाली विंडो खोल के देगा, जिसे हम, हाँ, जिसे हम ICT कहते हैं, ICT यानी कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क। अगर आप देखो तो लेफ़्ट हैंड के ऊपर टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क, ठीक है ना। ICT, इस विंडो को कहते हैं ICT का, ठीक है ना। क्योंकि हमने फ्रेश ये डाला है सर्वर, तो वो हमें बताएगा कि जी आपने ये स्टेप आपने करने हैं तो कर लें, वरना आप क्लोज़ भी कर सकते हैं, इधर से नहीं कर सकते तो हम अंदर जाके भी कर सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट टाइम हम कहते हैं रीस्टार्ट करें तो हमें ये विंडो ना खुले, तो हम यहाँ से चेक कर देते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम ये विंडो नहीं खुलेगी, ठीक है ना। तो हम जैसे हम देखते हैं जी, ये कहता है जी विंडो एक्टिवेट करो, हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ट्रायल वर्जन है, हमने ट्रायल वर्जन प्रैक्टिस के लिए लिया, तो हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी सेकंड आपका है, आप अपना टाइम जोन यहाँ से सेट कर लें। अगर टाइम जोन देखो तो हमारा जो है वो, मैं अगर यहाँ से जाके अबू धाबी का टाइम है तो मैं ऑलरेडी अबू धाबी का किया हुआ है इसने, तो हम अबू धाबी को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इलाके का जहाँ का है वो आप करके सेलेक्ट ओके कर लें, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है जी आप अपनी जो है कॉन्फ़िगर नेटवर्क, ठीक है, आप अपना नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ से क्लिक करके तो आप इसका प्रॉपर्टीज़ में जाके सेम टू सेम विंडो की तरह ही आपको IPv4 पे हम काम करेंगे। 6 का आगे जाके एंड पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क है 6 में और 4 में। और जो मीनवाइल अगर हम नहीं यूज़ करते तो किसी कंपनी में रियल एनवायरनमेंट में अगर 6 की ज़रूरत नहीं है, नहीं चल रहा 6 IP6, तो आप उसको अनचेक यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो हमें ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों इसको इंस्टॉल करें, हमें ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे कोई हैकर जो है ना वो इससे फिर फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा जी हमने IPv4 वर्जन 4 ही यूज़ करना है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। इसमें जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप कोई भी IP एड्रेस इसको दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्चुअल मशीन वो अपने DHCP से उठाती है,
वरना आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने अपनी मर्ज़ी से दिया हुआ है स्टैटिक आईपी। हाँ हाँ, नहीं दे सकते। देखो ये है आईपी ड्रेसिंग, ठीक है ना। आगे जाके जब मैं हम नेटवर्क आगे स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको आईपी ड्रेसिंग के बारे में भी एक क्लास दूंगा, ताकि आपको क्लासेस का पता है आईपीस के बारे में। हाँ सी क्लास। हाँ वन। हाँ वो लूप बैक के लिए था, ठीक है। हाँ 192 तक देखो, इसमें अब देखो ना 192 से 3 क्लास शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 192 से पहले है, तो इट मीन्स कि ये बी क्लास है, सेकंड क्लास है, ठीक है ना। वो आगे जब मैं आपको नेटवर्क का पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर हम नेटवर्क का ही रखेंगे, ठीक है। ताकि मैं मुझे आइडिया नहीं था उसका कि आपको क्या थोड़ा बहुत क्या पता हो, लेकिन ये है कि अच्छी बात, मैं आपको दे दूंगा एक लेक्चर, ताकि आपका आईपी एड्रेसिंग के बारे में पॉइंट क्लियर हो जाए। हाँ नहीं नहीं, वो इंशाल्लाह हम पूरी नेक्स्ट जो क्लास है ना, वो आईपी ड्रेसिंग पे, नेक्स्ट क्लास जो है सारी आईपी ड्रेसिंग पे करेंगे, और पूरा मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा कि उसका क्या है, पूरी डायग्राम्स वगैरह बना के ना सबकी, तो मैं आपको वो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये दिया हुआ, इस तरह हम आप इसका जो है ना वो आईपी एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है जी। और नहीं 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 नहीं, अगर मैं ये मैंने खुद दिया था जब इंस्टॉल की थी, इंस्टॉल करते हुए। तो अगर आप देखो ना डीएससीपी के करना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऊपर देखो एक चेक किया हुआ है, एक नीचे। ये चेक करूँगा तो मैं खुद लिख सकूँगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाला चेक करूँगा, देखो कहता है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। जब ऊपर वाला मैं चेक करूँगा तो इसको हाइड कर देगा, ठीक है। हाइड करने के बाद क्या करेगा, अब वो जब इसको ओके ओके करूँगा तो इसकी रिक्वेस्ट जाएगी डीएससीपी के पास। वो डीएससीपी के पास हमारा जो है कल का लेक्चर डीएससीपी का था, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपकी आईपी ड्रेसिंग क्लियर हो जाए, ताकि डीएससीपी आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है ना। अब मैं उसको आगे ले जाएंगे, हम एक दिन आगे ले जाएंगे डीएससीपी को, कल हम आईपी ड्रेसिंग पे करेंगे बात, ठीक है। तो ये इस तरह वो फिर आपको पूरा उसका डीएससीपी में समझ आएगी कि आईपी ड्रेसिंग ऑब्टेन ऑटोमेटिकली कैसे लेगा और ख़ुद कैसे लेगा, ठीक है जी। ये हमारा हो गया जी, लोकल एरिया ख़त्म हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है जी आपने कंप्यूटर नेम अगर चेंज करना है तो यहाँ पे जाएं, तो आप अपना कंप्यूटर नेम भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके, अभी देखो इसने फुल कंप्यूटर नेम ये लंबा चौड़ा उठाया हुआ है जो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अब इसकी परेशानी हमें क्यों इतना लंबा चौड़ा या कॉम्प्लिकेटेड सा है, क्योंकि हम जब एक दूसरे मशीन्स पर या दूसरे कंप्यूटर पर जाके इसको ज्वाइन कराएंगे या पिंग करेंगे, तो उसके लिए वो मांगेगा कि आपका कंप्यूटर नेम क्या है। तो हम अपनी आसानी के लिए, मगर अगर हमारा ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है तो हम इसको, अब कंप्यूटर को, इस वाले को हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर भी लिख सकते हैं। फॉर मैं कहता हूँ जी एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है जी। हमारा हो गया जी SRV, ठीक है जी। SRV शॉर्ट लिख दिया मैंने सर्वर को, ठीक है ना। तो इस तरह का शॉर्ट नेम हम दे सकते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से इसको दे सकते हैं। और जैसे हम इसको ओके करेंगे, ठीक है ना, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के नाम से, तो ये क्या करेगा, अब हमसे रीस्टार्ट मांगेगा। कहता है यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस नेम, क्योंकि ये वाला नेम जो होता है आपका यूनिक होता है पूरे नेटवर्क के ऊपर। कोई दूसरा सर्वर सेम या क्लाइंट विंडो जो है वो सेम नाम से दो नहीं हो सकते नेटवर्क के ऊपर, ठीक है ना। जिस तरह एक आईपी दो नहीं हो सकते एक ही नेटवर्क पे, ठीक है, उसी तरह ये एक आपका जो है कंप्यूटर नेम वो दो नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपका मोहल्ले में एक मोहल्ला तो हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन एक गली में सेम नाम के दो घर नहीं हो सकते, ठीक है ना। जैसे 1164 एक घर का नंबर है, 1164 दूसरा नहीं हो सकता, वो 62 63 या 60 होगा, लेकिन 64 नहीं होगा, ठीक है ना। तो ढूंढने में आसानी होती है पोस्ट ऑफिस वाले या डाकिए को कि इस गली में, इस मोहल्ले में, इस गली में ये वाला घर है, ठीक है। अगर दो घर हो गए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और घर वाले भी आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह ये भी नेटवर्क्स पे सेम कॉन्सेप्ट है आईपी ड्रेसिंग का और पैकेट। जब मैं आपको आईपी ड्रेसिंग कराऊंगा कल, तो आपका बिल्कुल इसका क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है, ठीक है। ये हमारा उसके बाद जनाब स्टार्ट होता है दोबारा रीनेम होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी। हम इंटर करते हैं अपनी यूज़र प्रोफाइल को,
ठीक है जी, ये हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया। इसके बाद फिर वो दोबारा, क्योंकि हमने अनचेक उसको चेक नहीं किया था, वही हमारी जो है विंडो दोबारा खुलेगी। ठीक है, अगर हम उसको सारे टास्क करने के बाद हम उसको चेक कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हमारी नहीं ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद हम जनाब देखते हैं कि इसकी विंडो के बाद हमारा और क्या ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद कहता है जी आप अपने कंप्यूटर को अपडेट करना है, क्योंकि जब हम इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट्स, ठीक है ना, विंडो के अपडेट्स हैं। ठीक है, उसमें हम जब नया सर्वर डालते हैं किसी कंपनी में रियल एनवायरनमेंट में, तो ये इन दोनों को आपने कर लेना है, इसको भी अपडेट कर लेना है और इसको विंडो को जो है ना नए लेटेस्ट पैचेस वो सारे डाउनलोड करते हैं तक, क्योंकि जब आप विंडो ख़रीदते हैं उस वक्त इंस्टॉल करते हैं, आपने परचेज़ की होती है, तो आपको चाहिए कि आप अपने फुल ही उसको अपडेट कर लो, ताकि जितने सिक्योरिटी पैचेस नए बाद में जारी हुए हैं वो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको इधर मिल जाए और आपका सर्वर मोर सिक्योर हो जाए। होता यूँ है कि जब एक विंडो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करता है 2008 सर्वर उसने लॉन्च किया फॉर एग्ज़ाम्पल 2009 में, ठीक है, आपने उसको 2010 में जाके आपने इंस्टॉल किया या परचेज़ किया, आपने लेके उसको डाला, उस वक्त तो आपको लेटेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अब वो जब आपने लिया उसको वो किसी शॉप पे आया या किसी डीलर के उसके थ्रू आपने सीडी परचेज़ की, 10 15 20 दिन उसके पास पड़ी रही, तो उसके बाद क्या होता है कि लॉन्च करने के बाद जो हैकर्स होते हैं या प्रोग्रामर जो होते हैं जो हैकिंग का शौक़ रखते हैं, वो बाज़ का डैमेज करने के लिए वायरसेस बनाते हैं। तो जैसे ही पूरी दुनिया में कोई ना कोई एक दो मशीनें डैमेज होती हैं वायरस नए से, तो माइक्रोसॉफ्ट को पता चलता है, तो वो क्या करता है उसका नया पैच के अगर ये वायरस अटैक करे किसी सर्वर पे, तो उससे आप उनको चाहिए कि ये वाला पैच जो है वो डाउनलोड कर लें। ठीक है ना, तो हमारा सर्वर जब इंस्टॉल हो जाता है तो कोई नए वायरसेस मार्केट में आते हैं, तो फिर वो उनका तोड़ निकालते हैं, उनको एंटी पैचेस जो है ना उन वायरसेस के माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करता है और अपनी वेबसाइट पे डाल देता है। फिर हम जैसे विंडो अपडेट करते हैं तो वो नए पैचेस जो जारी हुए होते हैं वो सारे हमारे सर्वर्स वहाँ से अपडेट कर लेते हैं, तो इससे हमारा सर्वर सिक्योर हो जाता है। ठीक है ना, इसका मकसद ये होता है। उसके बाद आ जाओ तो जनाब हमारे ऐड एंड रोल्स हैं, ये हमारा मेन है जो हमारा सारे सर्वर्स में कॉन्फ़िगर करने के लिए होगा, हम इसको यूज़ करेंगे, टॉपिक 1 बाय 1 चलेगा। ठीक है ना, ये अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कहता है जी आपने जो रोल इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ से अपना जो है ना कोई रोल आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं देखता हूँ जी नेक्स्ट, तो ये हमें चेक करेगा। अब ये देखो ये सारे रोल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है, डीएनएस है, डीएचसीपी है, एप्लीकेशन सर्वर है, नेटवर्क पॉलिसीज़, एक्सेस सर्विसेज है, तो ये सारी ये वेब सर्वर है। देखो मैं उसमें भी आपको वेब सर्वर नजर, तो ये सारे पैचेस हम 1 बाय 1 जब टॉपिक आएंगे तो हम उसके साथ साथ इसको करते जाएंगे, तो हम इसको चेक करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल करता हूँ, क्योंकि डीप इसके अलहदा पूरा टॉपिक है, पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, फिर उसको कन्फिग्रेशन है पहले। हाँ हाँ, इनकी एक क्लास आगे बनेगी। ठीक है, आगे चले जाओ तो फीचर्स हैं फीचर्स में चले जाओ तो इसकी मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं, जैसे आप कह लो कि उसकी थी ना हमने SMTP सर्वर ऑन करना है, टेलनेट ऑन करना है, ये होते हैं ना विंडो के फ़ीचर्स, जैसे 2007 में था कि आपका टेलनेट नहीं चलता तो यहाँ से वो फ़ीचर ऑन कर लेता। तो बैक सर्विसेज जो हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उनको इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो है जैसे ये रिमोट है, यहाँ पे एक है इंटीग्रेट रिमोट वाला, मैं आपको बताता हूँ हमारे कोर सर्वर में उसकी ज़रूरत पड़ती है अक्सर, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल। ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला रिमोट एडमिन, तो हम इसको यूज़ करने के लिए जैसे कोर सर्वर में, तो हम इसको कोर सर्वर के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वो फीचर जो है, हाँ बिल्कुल ऐसे है। इसमें एक थोड़ा सा और होगा कि हम इसमें MMC इंस्टॉल करें। MMC जो होता है ना माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, हम वो बना के तो उसको उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। वो अभी हम थोड़ी सी इसकी जो है डेमो करेंगे कोर सर्वर के साथ और इसके साथ। ठीक है जी, मैं फ़िलहाल इसको भी कैंसिल करते हैं, आगे चले जाएँ जी। कहता आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल दिस विज़ार्ड, यस जी। ठीक है, आगे जी इनेबल डेस्कटॉप है, हम ये वाला जो है वो डेस्कटॉप ये नीचे है, हम इसको इनेबल कर सकते हैं। अलाउ कंप्यूटर्स, जितने यूज़र्स हैं हम उनको अलाउ कर सकते हैं कि यहाँ से वो हमारे इसको अपने कंप्यूटर से बैठ के वो इंस्टॉल करें। तो उसके बाद जब हम एक्टिव डायरेक्टरी करेंगे तो हम यहाँ पे अपने सिलेक्टिव यूज़र्स भी दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जी। कामरान है या इमरान है, हमने उसको राइट्स दिया हुआ है कि वो जनाब जब एडमिनिस्ट्रेटर छुट्टी पे हो या असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर छुट्टी पे हो तो वो उसकी जगह काम कर सके, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि वो सर्वर को अपनी सीट से बैठकर एक्सेस करके उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सके, चेंजिंग कर सके। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम यूज़र्स को भी ऐड करते हैं। वो जब हम यूज़र आगे एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा उसमें
राइट्स देने में, राइट्स लगाने में, और जो जो करना है हमने उसके साथ, यानी कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है ना। उसमें मज़ा आता है कि आप किसी की आधे डिपार्टमेंट की वो चीज़ें ब्लॉक कर दी, दूसरे डिपार्टमेंट को ये एक्सेस दे दी, किसी को इंटरनेट बंद कर दिया, किसी को देना है, तो वो सारा एक्टिव डायरेक्टरी और आइज़ा में होगा, ठीक है। आगे अभी फ़िलहाल थोड़ी तो इंट्रोडक्शन है, मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ। उसके बाद आप चले जाएँ थी कन्फिगर विंडोज़ फायरवॉल। अब विंडो फायरवॉल का है, अब उसको करना चाहो तो उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, उसका अपडेट है, उसकी पब्लिक है, और थोड़ी सेटिंग्स हैं। जब हम करेंगे इसके पिंगिंग वगैरह, तो उस वक्त हम अमूमन जब अपना आप विंडोज़ का डाल देते हो एंटीवायरस, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस आपने लिया हुआ है, कोई मतलब नोड है, 32 है, या एवेस्ट है, या कोई भी है, नॉर्टन है, बड़े बड़े हैं, वो सब आप लेते हो, तो आप फायरवॉल को ऑफ भी कर सकते हो ताकि आपकी पिंगिंग आसानी से जाए। जब आपकी फायरवॉल ऑन होती है तो आपका पिंग एक जगह से दूसरी जगह पिंग नहीं जाता। अब पिंग आपको कल बताऊंगा जब आप आईपी एड्रेसिंग पढ़ें, ठीक है ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि पिंग क्या होता है और सारा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद जनाब हमारी ये हो गया, हम इसको क्लोज़ करते हैं। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा, हम कहते हैं जी नेक्स्ट टाइम ये विंडो हमने जितने टास्क थे आपने बताए, इनिशियल टास्क जो हैं वो हम ICT के बंद कर देते हैं। अब इसको हमें नहीं ज़रूरत। नेक्स्ट टाइम जब रीस्टार्ट होगा सर्वर तो ये नहीं खुलनी चाहिए विंडो। हम इसको कहते हैं डू नॉट शो दिस विंडो एट नेक्स्ट लॉगिन, ठीक है जी। हम क्लोज़ किया। अब जैसे क्लोज़ करेंगे तो ये पीछे से एक और विंडो खोलेगा जिसे हम सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का कह लें, सर्वर मैनेजर है पूरा हमारा, ठीक है। आप देखो तो ये ऊपर सर्वर मैनेजर का उसने लिखा हुआ है, ठीक है। विंडो सर्वर मैनेजर की अगर देखो तो ये नीचे भी एक आपको बॉक्स, टूल बॉक्स और सर्वर पड़ा होगा, ठीक है ना। जो ये दोनों है, इसमें भी हमें वो बताएगा कि आपका जी जनाब पहले क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, जो आप कर सकते हैं। इसको भी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इसमें फ़ीचर्स और रोल उसने इस तरह भी हमें दिखा दिए। ये वही रोल्स हैं, वही फ़ीचर हैं जो हमने पिछली विंडो में देखे हैं, ठीक है ना। अगर हमने देखो तो ये कंप्यूटर नेम क्या रखा था हमने, AD सर्वर, ठीक है ना, उसने वो कर दिया। वो कहता है जी आपका वर्क ग्रुप है, अभी वर्क ग्रुप है, आपने ना डोमेन बनाई है ना अभी, वो एक समरी टाइप उसने हमें दे दी है, ठीक है ना। फिर लोकल एरिया कनेक्शन वही कहता है जी IP6 आपका अनेबल्ड करना है तो वो कर सकते हैं। आपका डिसेबल है अभी 172.168.1.2 जो है वो आपका IP एड्रेस है। हाँ, रिमोट डेस्कटॉप आपका डिसेबल है, अनेबल करना चाहिए तो कर सकते हैं। सर्वर मैनेजर रिमोट मैनेजमेंट वो भी अनेबल्ड है आपकी, ठीक है जी। आगे प्रोडक्ट ID है, एक्टिव करना है, अभी एक्टिव हमने की नहीं विंडो, तो उसके साथ है। फिर आपकी जो है फायरवॉल के बारे में वो बता रहा है, इस तरह आप अपडेट करनी है, या उसके चेकलिस्ट है, वही समरी जो हमने पहले की है, उसको ये सारी वही समरी उस तरीके से दिखा देता है। और फिर आगे रोल्स हैं। रोल्स अगर देखो तो हमारे टोटल 17 रोल्स हैं जो इंस्टॉल्ड हो सकते हैं, जिसमें से हमारा 0 है, अभी कोई भी नहीं इंस्टॉल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे, और फीचर भी हमारे 42 फीचर्स हैं, हमारा 0 इंस्टॉल है, हमने कोई भी अभी इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। हाँ 40, ये डिपेंड करता है और चीज़ें, अगर आपने सर्विस पैक 2-3 डाला है तो कोई और भी फीचर ऐड कर दिए होंगे माइक्रोसॉफ्ट, तो इस तरह होता है, आगे पीछे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रोल पे जाऊँ तो हम रोल में अगर कोई सा भी रोल डालना है तो मैं यहाँ पे जाके अगर फॉर एक रोल को हम ऐसे ट्राई करते हैं, फॉर ऐसे ही नॉर्मल इनिशियल कि देखते हैं वो क्या कहता है। मैं कहता हूँ जी ये हमारा पहला रोल है, वो कहता है जी इंस्टॉल करना है, रोल करें, नेक्स्ट मैं कहता हूँ जी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज आप डालो, ठीक है ना। मैं जैसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज डालूंगा उसने एक नया फीचर साथ में खोल दिया, कहता है ऐड दी फीचर रिक्वायर्ड फॉर, कहता है ये फीचर जो है वो रिक्वायर्ड है अगर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के लिए .NET फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। ये भी आपको साथ इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम कहेंगे ठीक है जी, उसने ऑटो खुद ही उठा लिया। हम कहते हैं जी ऐड रिक्वायर्ड फीचर, आप इसको ऐड कर दो, ठीक है ना। हम ऐड करेंगे, ओके, वो कहता है जी ठीक है, उसने इधर से ओके इसको चेक कर दिया। हम करेंगे नेक्स्ट करने के बाद जनाब वो कहता है जी इंट्रोडक्शन टू एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, उसके बारे में थोड़ा सा बताता है क्या होती है, किस तरह होती है। इसकी आप हज़ारों किताबें हैं नेट पे पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, वरना सिंपली नेक्स्ट कर दें, ठीक है। नीचे भी ओवरव्यू और उसने इंस्टॉलेशन के और तीनों लिंक जो है ना अपनी वेबसाइट के दिए हुए हैं, आप यहाँ से क्लिक करके, उनकी होती है ना हेल्प साथ में हेल्प का होता है, ये उसी तरह हेल्प का उन्होंने साथ दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएँ। नेक्स्ट करने के बाद कहता है ये एक्टिव डायरेक्टरी फ्रेमवर्क जो है वो इंस्टॉल होगा, आपका रोल इंस्टॉल होगा। हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो दोनों ये हमारे इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। थोड़ी सी इनिशियल टाइम लेगा ये थोड़ा सा, उसके बाद ये इंस्टॉल करना और फिर बताएगा कि अभी हमारा ये अभी जब होता है ना हमने रोल ऐड कर लिया, तो इसका मकसद ये नहीं है कि हमारा फुल जो है वो फीचर जो है या वो एक्टिव डायरेक्टरी है फुल इंस्टॉल हो गया, नहीं। ये सिंपल वो रोल हमें ऐड करके बताता है, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन और आगे जो है मज़ीद हमने करनी होती है।
हाँ, इस खाते का बिल्कुल फ़ोल्डर बना दिया है। हाँ, वो आगे बाद की बातें हैं, वो सारी जब चलेंगी ना इंशाल्लाह, जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, आप मैं चाहता हूँ कि आपकी बेसिक स्ट्रांग होती जाए ना, तो फिर आगे आपको और भी ज़्यादा आसानी रहेगी अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी देर लेगा और इसके बाद ये अपना जो है ना रूल्स हमें ऐड करके दे देगा। इसमें उसने एक तो फ़ीचर जो ये एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए ये उसने कहा जी ये फ़ीचर लाजमी है, डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है ना, अमूमन डॉट नेट जो होता है या PHP है या और चीज़ें, डॉट नेट अगर देखें तो अगर आपने नाम सुना हो तो ये वेब डेवलपर नाम लेते हैं इसका, डॉट नेट। ठीक है ना, जितने वेब डिज़ाइनर हैं या प्रोग्रामर हैं वो डॉट नेट का काम लेते हैं। हाँ, ये डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है ना, कह लेंगे अब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है वेब डिज़ाइनिंग का, क्योंकि मैं उसका फील्ड का नहीं हूँ वेब डिज़ाइनिंग की। लेकिन ये यूज़ होते हैं उनके, आप कह लो कि कोडिंग के लिए, या वेबसाइट को डिज़ाइन करना है तो उसके पीछे डॉट नेट की जो है आपने उन्होंने कोडिंग लगा दी। हाँ, तो इसी तरह कोई इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप है, आप कह लें कि वो। हाँ, वो इस डॉट नेट यूज़ होती है, वेब डिज़ाइनर भी यूज़ करते हैं, या दूसरा ई कॉमर्स वाले भी इसको, जो जिसमें शामिल होती है वेबसाइटों में, वो तो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी क्योंकि हमारी एक्टिव डायरेक्टरी हमने इंस्टॉल करनी है, उसके ऊपर हमने काम करना है, तो जो एक्टिव डायरेक्टरी के लिए लाजमी है, तो हम इसको भी साथ सर्वर करना है, उसके बगैर क्योंकि चल नहीं सकता, तो हम इसको भी साथ इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, वरना हमारी एक्टिव डायरेक्टरी नहीं चलेगी। हाँ, बिल्कुल। देखो वो कहता है जी आपका जो है वो सक्सेसफुली दोनों चीज़ें जो है इंस्टॉल्ड हो गई हैं। तो कहता है जी आपकी विंडोज़ ऑटोमेटिक अपडेट से जो है ना वो अनेबल नहीं है, आप उस वहाँ से जाके इनेबल कर दें, ताकि कोई और कोई चीज़ें मिसिंग है तो हम उसको भी ले लेते हैं। तो जब ये मैसेज अभी इसने दिया, क्योंकि हमने विंडो इंस्टॉल करने के बाद इसको अपडेट नहीं किया, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रियल एनवायरनमेंट में तो इसको लगा नहीं रहे कि ताकि हम अपडेट करें और हमारा सिक्योर हो। ऐसा हमने तो प्रैक्टिस करनी है, तो ट्रायल वर्जन है इसका, एवेल्यूएशन कॉपी है इसकी, तो माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये उसमें हो रहा है। अगर मैं आप देखो ना, आपने ये पूरी मशीन जो सर्वर है, VMware की मशीन सर्वर है, वो आपको एज ए उसी में इंस्टॉल है। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ ऊपर से, देखो तो मेरी बैक पे जो ओरिजिनल मेरी है लैपटॉप, वो ये है यहाँ पे। हाँ, हाँ, ये सारा हमारा जो पूरा सर्वर हमें मिला है। ठीक है, हम इस सर्वर में सारा ये कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा वर्चुअल इसमें सर्वर है। ठीक है जी, उसमें ये कर दिया। अगर मज़ीद हमने लॉन्च करनी है एक्टिव डायरेक्टरी, तो ये नीचे वाला मैं लिंक दबाऊंगा तो ये लॉन्च हो जाएगी। उसके लिए पूरा टाइम और काफ़ी इसने टाइम लेना है इंस्टॉलेशन में, और फिर आगे फीचर वो जब हमारा एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्ट होगी तो उसके बाद फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि रूल्स को किस तरह ऐड करना है और कैसे, थोड़ा सा आपको आइडिया हो। ठीक है, तो ये था हमारा जनाब इंस्टॉलेशन इसकी सर्वर की। और इंस्टॉलेशन के बाद जो पहली दो विंडोज़ थी खुलती हैं, उनका हमने थोड़ा सा जायज़ा लिया। उसके बाद हम कहते हैं जी इसको क्लोज़ यहाँ से। ठीक है, हमारा ये सर्वर हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा जो है हमारा कोर इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं कि हमारी कोर इंस्टॉलेशन हमने कैसे करनी है। मैं इसको फुल स्क्रीन से, फिर जो हमारी वर्चुअल मशीन है, मैं इसको थोड़ा सा इसमें आ जाता हूँ, ताकि हमें दूसरा करने में आसानी हो। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। और हम ऐसा करते हैं कि अब कोर की इंस्टॉलेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बंद कर, इसको स्टार्ट ही रहने देते हैं, न्यू में चले जाएं। न्यू में जाके उसी तरह हमने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हम फिर उसी तरह जो है हमारी वही हमने जो इमेज है वो लिया हुआ है यहाँ से। ठीक है जी, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें ज़रूरत नहीं है इसकी की। नेक्स्ट करके हम करेंगे जी हमारा जो है SRV। ठीक है जी, कोर। ठीक है जी, हमने इसको कोर का नाम दे दिया, SRV कोर के नाम से। मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट। अगर हम यहाँ पे अगर 5 GB या 10 GB भी दें तो हमारे लिए इनफ है। ठीक है ना। अब मज़े की बात है, कोर के लिए आपके लिए 1 GB भी इनफ है। ठीक है, कोर इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट कर देते हैं। मैं 10 दे देता हूँ। मैं इसकी यहाँ रैम भी कम करके हमें 512 पे आ जाते हैं। ठीक है जी, मिनिमम पे। ठीक है जी, हम यहाँ से जाके 512 पे आ गए। यहाँ फ्लॉपी की हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसको रिमूव कर देते हैं, ओके करते हैं, और ओके करने के बाद हम कहते हैं जी इंस्टॉलेशन शुरू कर देते हैं।
तो कदरे दूसरी मशीनों के जो कोर इंस्टॉलेशन है वो ज़रा जल्दी हो जाती है। ठीक है, सेम टू सेम है। अब तक यहाँ तक तो विंडो वैसे ही स्टार्ट होगी जैसे हमने पीछे वाला जो सर्वर था पहले वाला फुल इंस्टॉलेशन वाला, वो यहाँ से स्टार्टिंग वैसे ही लेगा। जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था फुल इंस्टॉलेशन या कोर इंस्टॉलेशन, वहाँ पे हम जाके अपना कोर जो है उसको कोर इंस्टॉलेशन कोर सर्वर जो है उसको हम डालेंगे। अब कोर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब होता है अमूमन कंपनीज़ हैं। कोर सर्वर का बेनिफिट क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, कि दुनिया इसको क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया और दुनिया क्यों इसको पसंद करती है। बाज़ का आपका कंपनी है, काफ़ी बड़ी इंटरप्राइज लेवल की कंपनी है आपकी, आप उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे कंपनी कहती है बजट का हमें कोई नहीं है, आप ऐसा करो कि जो है सब अलग-अलग करो सर्वर्स। ठीक है, DHCP एक मशीन पे डालो, DNS दूसरी मशीन पे डालो, एक्टिव डायरेक्टरी एक और मशीन पे डालो, जनाब अपना ISA सर्वर और मशीन पे डालो, एक्सचेंज सर्वर और मशीन पे, यानी कि हार्डवेयर के लिए वो दे सकती है आप। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि कंपनियां क्या वो कहते हैं कि यार हमने DHCP जब बनाना है एक अलहदा सर्वर, ठीक है, अब DHCP सर्वर को हमें ना ग्राफिकली ज़रूरत है ना इतना है, हम क्यों लोड उस पर डालें। ठीक है, और ग्राफिकली हम ना ही उसको इंस्टॉल करें, हम उसको कमांड लाइन या शेल कमांड पे ही रहने दें, ताकि हम कमांड से छोटे मोटे फीचर उसके सेट कर लें और DHCP चलता रहे उसका। और क्योंकि जब जैसे आप ग्राफिकली को जितना यूज़ करते हैं आपके ऊपर एंटीवायरसेस उतना अटैक करते हैं। ठीक है, जब एंटीवायरसेस उस पर अटैक करते हैं तो ज़ाहिर है आपका सिक्योर नहीं रहता। तो कोर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इस पर एंटीवायरसेस भी कम अटैक करते हैं, जैसे लिनक्स पे कम अटैक करते हैं, क्योंकि वो आपका कमांड बेस। ठीक है ना, तो इसलिए ये होता है कि इसमें भी आपका कम ही चलता है। ठीक है ना, 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो इसमें भी ये होता है कि वो कमांड बेस होती है, कमांड के साथ ही कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो इसलिए इसके ऊपर अटैक कम होते हैं और लाइट हो जाता है सर्वर और आपकी परफॉर्मेंस इस सर्वर की ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है, वही इंटरप्राइज एडिशन पे, और देखो ब्रैकेट में सर्वर कोर इंस्टॉलेशन लिखी हुई है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और सेम उसी तरह जैसे हमने किया है हाँ, तो इसी तरह ये होगा। जब कंप्लीट होगी इंस्टॉलेशन तो उसके बाद ये जनाब हमारा स्टार्ट होके, मैंने एक ऑलरेडी पहले का इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं उसको चाहता हूँ कि वो जिस तरह स्टार्ट होगा आपको उसी तरह मैं वो दिखा देता हूँ, बजाय कि हम इसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करें। ठीक है ना, जैसे मैंने ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद ये कोर सर्वर मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, मैं उसको ओपन करता हूँ। तो जैसे इंस्टॉलेशन के बाद ये कोर सर्वर स्टार्ट होगा, इसी तरह सेम टू सेम वही इंस्टॉल होने के बाद इसी तरह इसने स्टार्ट हो जाना था। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये ऐसे इसका स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली कमांड प्रॉम्प्ट खोल के आपके सामने कर देगा और कोई चीज़ नहीं होगी, आपने उसी में सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी। ठीक है, तो इसमें 2-4 है ज़्यादा। इस पर तो आप कमांडें वगैरह प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको कमांड्स की लिस्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की साइट से मिल जाएगी, अगर किसी को शौक़ है। बाज़ लोगों को शौक़ होता है कि जी हम कमांड बेस यूज़ करेंगे या हम दूसरा यूज़ नहीं करेंगे, ये करेंगे। बहुत कम लोग हैं जो इसको, क्योंकि बोरिंग है थोड़ा सा, फिर कमांड्स को याद करना मुश्किल है, बजाय कि आप क्लिक, सबसे बड़ी बात है और क्लिक करना आसान है। जहाँ पे जाओ वहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे जाओ वहाँ पे क्लिक कर दो। हाँ, पता होना चाहिए। ज़ाहिर है आपको आगे इंटरव्यूज़ में पूछ सकते हैं या आपको कभी आ जाए सामने तो आप बाकी इंटरनेट की हेल्प लेके तो इसको कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। अब देखो इसने कोई वो डेस्कटॉप या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये कमांड खोल के आपके दे दी। अब फॉर एग्जांपल छोटी सी 1-2 कमांड है। मैं जैसे कहता हूँ जी सिस्टम इन्फॉर्मेशन, सिस्टम इन्फो। ठीक है जी, मैं सिस्टम इन्फो करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो यह क्या करेगा, हमें सिस्टम इन्फो जनरेट करके हमें बता देगा यहाँ पे कि जो आपकी सिस्टम इन्फॉर्मेशन क्या है, कि इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ है, जो नाम क्या है इसका। ठीक है ना, वो उसको लोड करना शुरू करेगा अभी। ठीक है ना, ये देखो उसने मैं अगर थोड़ा सा इसको और बड़ा करूँ, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद जनाब ये देखो, तो उसने सबसे ऊपर क्या, होस्ट नेम हमारा कंप्यूटर नेम है। इस तरह उधर था ना, तो इसने ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से ये कंप्यूटर नेम इसने दिया हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर नेम के बाद वो कहता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नेम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ R2 इंटरप्राइज है, सर्विस पैक 1 के साथ है, बिल्टन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, यानी कि इन्फॉर्मेशन उसने जितनी है ना। हाँ, उसके बाद उसकी आईडी ये है, और अगर आप नीचे आ जाओ तो बायोस वर्जन वगैरह ये वो, जैसे आप स्टार्ट में जाके विंडोज़ का होता है ना, उसी तरह ये सारा बताएगा। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन और आगे डायरेक्टरियाँ सब कुछ वो बता देगा आपको।
ठीक है। और होती है, हम कहते हैं जी मेन हमारी CLS करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। IP कन्फिग, हाँ नहीं क्लियर, स्क्रीन क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। IP कन्फिग आप अभी देखते जाओ थोड़ा सा, जब ये IP कन्फिग पिंग्स वगैरह ये जब आएंगी ना, ये इंटरनेट इसका IP से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है ना। मैं उसको बताऊंगा, मैं 2-4 जस्ट कमांडें आपको बता रहा हूँ कि इसमें कैसे होती हैं और क्या होती हैं। IP कन्फिग करता हूँ मैं अपना IP एड्रेस चेक करने के लिए, उधर तो हम जाके नीचे जो 2 TV हैं उसके ऊपर या इंटरनेट नेटवर्क जो अडाप्टर है उसके ऊपर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि IP एड्रेस क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें कमांड लगानी पड़ेगी, हम कहते हैं जी IP कन्फिग, मैं इंटर करूँगा तो वो बताएगा जी आपका जो IP एड्रेस है, ये देखो IPv6, ठीक है, IPv4 सॉरी एड्रेस है, ये 172.168.1.1 है, ठीक है ना। ये ऊपर फिजिकल एड्रेस है। ये जब हमारी नेटवर्किंग स्टार्ट होगी तो मैं बताऊंगा फिजिकल एड्रेस क्या होता है और IP एड्रेस और ये सबनेट मास्क क्या होता है, गेटवे क्या होता है, ठीक है ना। ये सारा ये IPv6 का है, आगे टनल्स हैं उसकी, ये लोकल एरिया है, आगे वो सारा DNS क्या है, सफिक्स वगैरह। ये DNS के बाद जब DNS के टॉपिक्स हैं तीनों देखो, ठीक है ना। जब DNS पढ़ेंगे तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता ये क्लियर होती जाएंगी सारी चीज़ें। अभी आप सिर्फ इसका देखो जनरल के क्या है, ठीक है। अब जैसे अब सिंपल सी एक और मैं फिर CLS करके स्क्रीन साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं जी हमने रीस्टार्ट करना है, तो आप शटडाउन की कमांड लगा दें जी, shutdown/R करूँगा तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं इंटर करता हूँ, जैसे इंटर करता हूँ तो वो कहता है जी विंडो विल शट डाउन इन लेस देन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर ये विंडो स्टार्ट आपकी रीस्टार्ट हो जाएगी। हाँ वो भी होता है, वो कमांड है, वो भी सारी कमांड है। फॉर एग्जांपल अभी हम एक DHCP इनेबल करके देखते हैं इसका, ठीक है ना। एक सिंपल सा वो अभी रीस्टार्ट होता है, मैं आपको वो भी DHCP हम इनेबल करके देखते हैं कि इसका DHCP इनेबल कैसे होता है। ये अभी रीस्टार्ट होगा मिनट के अंदर अंदर, वो अपनी पीछे से जो जैसा होता है ना शटडाउन, ये देखा अभी शटडाउन हुआ, शटडाउन होने के बाद ये अपना जो है ना वो रीस्टार्ट करेंगे। ये जब तक हमारा रीस्टार्ट हो रहा है सर्वर, ठीक है जी, वेलकम बैक, रीस्टार्ट हो गया जी। इस तरह आप रीस्टार्ट, अगर मैं /S की कमांड लगाता तो शटडाउन हो जाता, ठीक है, रीस्टार्ट नाउ, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारा, हम ऐसे कहते हैं जी हमें DHCP 2-3 कमांडें हैं, वो ज़रूरत नहीं है आपको करने की, जो DHCP जब करेंगे उस वक्त आप लिख लेना अगर करनी हुई तो, नहीं तो प्रॉपर एक पूरा DHCP का लेक्चर है, वो पूरा हम दूसरे फुल इंस्टॉलेशन पे कैसे कन्फिगर करना है हम उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे मैं देता हूँ जी स्टार्ट, क्या स्टार्ट करें, स्टार्ट स्विच लगाएंगे विंडो का OC सेटअप, ठीक है जी। हम क्या कहते हैं DHCP, ठीक है जी, सर्वर 4, ठीक है जी, इंटर किया। यानी इस तरह बहुत है तो बहुत मुश्किल कह लें, बोरिंग है कमांडें याद करना लिखना बनिस्बत, हाँ उससे, हाँ कौन सा क्या करना है वो आपको पूरा उनका चार्ट और वहाँ से सारा अनेबल है। ये तो हमने इंस्टॉल कर दिया कि ये वाली कमांड थी, ये इसने DHCP को इंस्टॉल किया, ठीक है, हमारा कोई एरर नहीं आया, इट मीन्स कि इसने सही कर दिया ठीक है। अब टू कन्फिगर, अब इसको स्टार्ट किया, हमारा जो है ना DHCP वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम SC स्पेस कन्फिग, हम कहते हैं जी DHCP सर्वर, ठीक है जी, DHCP सर्वर स्टार्ट, ठीक है जी, ऑटो, ठीक है, ऑटो और उसने कहा जी एक आपकी कोई ना कोई कमी है, हाँ जी हमारी इको उसका जो साइन है बराबर का वो हमने यहाँ पे देना है, फिर ऑटो करना है, ठीक है जी। तो ये वाला हमने ऑटो किया, हम करते हैं जी इंटर। अभी भी वो कह रहा है कोई आपका मिसिंग है जी, SC हो गया हमारा, ठीक है जी। हम कहते हैं जी अगर करें कि SC कन्फिग, ठीक है, DHCP सर्वर स्पेस, इसमें ये होता है कि हमारा थोड़ा सा स्पेलिंग भी गलत हुआ तो आपका गया, ठीक है जी, कोलन
ऑटो, ठीक है जी, SC सर्वर, ठीक है जी। हमारा एक दफ़ा हम इसको फिर इंटर करते हैं, अभी भी वो हमारी कमांड नहीं दे। चले भी देखते हैं अभी इसका क्या है। स्टार्ट DHCP तो हमने कर दिया था। DHCP करने के बाद जनाब हमारा है, मैं इसकी देखता हूँ कि ये अंदर से किस जगह पे मैसेज दे रहा है। अच्छा जी, ये हमारा मेरे ख्याल में यहाँ पे हमने स्पेस देनी है ऑटो, ये यूज नहीं ऑटो के साथ नहीं, मेरे ख्याल अभी देखते हैं। हाँ देखो अब हो गया, सही है, सक्सेस हो गई है, ठीक है ना। देखो चेंज सर्वर सर्विसेज कन्फिग, आगे सक्सेस हो गया, ठीक है। अब कमांड उसने वो स्पेस थी, यहाँ पे हमने एक स्पेस देनी थी, तो यहाँ पे वो स्पेस को ले रहा स्पेस। उसके बाद ये तो हो गया जी हमारी, उसने ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमारा जो है वो सर्वर को उसने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक तीसरी कमांड है जो हमने वो देनी है, वो है नेट स्टार्ट DHCP सर्वर। अब ये सर्विस स्टार्ट करनी है। पहले उसने सबसे पहले क्या किया, DHCP को इंस्टॉल किया पहली कमांड के साथ, ठीक है ना। अब दूसरी कमांड के साथ ये वाली पहली कमांड जो है SC config DHCP स्टार्ट ऑटो से पहले जो हमने दी थी वो थी OCP सेटअप वाली DHCP। अगर आप ऊपर आओ OCP वाली, ठीक है, यहाँ पे थी हमने दी ये OCP वाली पहली जो कमांड है, ठीक है, ये वाली पहली कमांड, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसने DHCP को इंस्टॉल किया था, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद अब ये वाली जो हमने लगाई है कमांड, जो एंड पे हमारी ये वाली सक्सेस हुई है, ऑटो वाली, स्टार्ट वाली, ऑटो वाली, हाँ, इसको इसने कॉन्फ़िगर किया है DHCP को, और जब ये स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाया करेगा, ठीक है। अब हमने इसकी सर्विस स्टार्ट करनी है कि DHCP की जो सर्विस बैक पे चलती है, हमने उस सर्विस को स्टार्ट करना है। जैसे हम उसको कहते हैं जी नेट स्टार्ट, ठीक है जी, DHCP सर्वर, ठीक है जी, नेट स्टार्ट DHCP सर्वर, इंटर किया, ठीक है जी। अब वो इसकी क्या करेगा, DHCP सर्वर की सर्विस इज स्टार्टिंग, ठीक है, द DHCP सर्वर सर्विस इज स्टार्टिंग। तो अब वो इसकी सर्वर जो सर्विस है उसको स्टार्ट करना शुरू कर देगा। हाँ, सक्सेसफुल होगी, इट मीन्स कि हमारा DHCP जो है वो इसके साथ रन कर रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इसको दूसरे कंप्यूटर पे जाके इस सर्वर को वहाँ से देखते हैं और वहाँ से कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, मैं इधर ये एरो पर दबाऊंगा तो ये मुझे कोर सर्वर की बजाय दूसरा जो हमारा सर्वर स्टार्ट है उस पर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप नेक्स्ट मशीन पे भी जा सकते हैं, VMware में ये भी ऑप्शन है, ठीक है। मैं ऊपर ये टॉप पे जो ब्लू एरो है, मैं इसको नेक्स्ट का दबाता हूँ तो ये हमारा वापस वो इस सर्वर पे आ जाएगा, ये वाला सर्वर आ गया, देखो, हाँ, ठीक है ना। इंटरप्राइज सर्वर है हमारा फुल वाला, जिसके ऊपर हम अब इसमें आके मैं पहले तो अपना कहता हूँ कि इसमें जाके मैं हमारी जो एक सर्विस है मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, जो ऑटो मैनेजमेंट टूल वाली, याद हो आपको, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल जो है, ठीक है ना। हम उसको स्टार्ट करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। मैं फ़ीचर है वो हमारा, फ़ीचर में जाएंगे, फ़ीचर में जाके हम कहेंगे जी अभी कलेक्टिंग कर रहा है डेटा, वो कह रहा है कितने आपके स्टार्ट है फीचर इंस्टॉल हैं, कितने नहीं, ठीक है जी। हम कहते हैं जी हमारा इंफॉर्मेशन तुम दे दो, यहाँ पे जाऊँ तो ये रोल्स हैं और ये आगे हमारे फीचर्स। अब ये दो फीचर्स उसने डाल दिए थे जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी और ये वो लास्ट टाइम याद है ना हमने रोल डाला, हाँ। तो हम कहते हैं जी ऐड फीचर, ठीक है। ऐड फीचर में जाके हम कहते हैं जी टॉप टू एडमिनिस्ट्रेटर टूल है, हाँ, ये है ना रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर जो टूल है, कहते हैं जी इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी राइट्स मैनेजमेंट सर्विस टूल, दिस सर्वर मस्ट बी जॉइन टू अ डोमेन। अच्छा जी, अगर हमारा ज्वाइन करना है जी हमने रिमोट, हाँ ये वर्क ग्रुप है, हमने इसको, हाँ ये इसको एक मिनट मैं देखता हूँ कि इसको ये वर्क ग्रुप में है क्योंकि हमने उसका रोल अभी डाला है। श्योर यस, हम उस रोल को रिवर्स अगर करें, एक्टिव डायरेक्टरी को रिमूव रोल करें, ठीक है जी। नेक्स्ट जाने के बाद हम एक्टिव डायरेक्टरी को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और रिमूव कर देते हैं, सही। अब होता ये भी है क्योंकि वो भी हमारा वर्क ग्रुप है और ये एक्टिव डायरेक्टरी भी यहाँ पे नहीं इंस्टॉल और वो मेंबर सर्वर भी नहीं। बात का तो होता है कि उसको ज्वाइन कराना पड़ता है आपको मेंबर सर्वर के साथ, इसके साथ एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, ठीक है। जब एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ज्वाइन कराते हैं तो तब उसका रिमोट जो है ना वो इंस्टॉल होता है। फिर भी हम ट्राई करते हैं कि इसका
कहता है यू मस्ट री स्टार्ट दी सर्वर फिनिश दी रिमूविंग टूल। ठीक है जी, हम रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट कर दो जी हमारे आप इसको। मीनवाइल तो हम उस पर कोर पे जाएं, तो कोर पे देख लें जी जनाब, हमारी ये सारी थी। ठीक है जी, ठीक है, सही है जी। शट डाउन हो गया, ये हो गया। बाकी सारी कमांडें अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप जनाब नई डालकर प्रैक्टिस करते रहो, तो वो साथ साथ आपकी चलती रहेंगी कमांड्स वगैरह इस पे। तो ये है कि बाज़ को मज़ा आता है जो लिनक्स लिनक्स वाले अक्सर लोग हैं जो लिनक्स तो खैर ग्राफिकल भी आ गया, लेकिन लोग कहते हैं कि हमें कमांड बेस अच्छा लगता है, किसी को कमांड बेस्ड चीज़ें जो है हमने इंस्टॉल करनी है वो ज़्यादा। तो बहरहाल हर किसी का अपना टेस्ट होता है कि जी। ये हमारा सर्वर जब तक स्टार्ट होता है हम देखते हैं इसको, तो अमूमन होता ही है कि अभी देख लेते हैं इसकी ट्राई करके। लेकिन होता यह है कि जब हमारी एक्टिव डायरेक्टरी होती है तो एक्टिव डायरेक्टरी को जब हम देते हैं कि जब उसमें रोल इंस्टॉल हो जाए, तो फिर वो जब ज्वाइन कराते हैं हम अपने सर्वर को, इसमें कमांड में जाके हम जब कमांड देंगे तो ये DHCP को हम ज्वाइन भी करा सकेंगे, यानी कि उसमें ज्वाइन करा सकते हैं। तो मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे रहा हूँ कि आपका जो है ना वो हमारा आपको पता चल जाए कि वहाँ से ऐड करवाना और MMC क्या होती है। अभी मैं MMC का भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हमने MMC क्या क्या रखा है और क्या। एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हमने, और ठीक है जी, ये हमारा हो गया। ठीक है जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसको अच्छी तरह बूट करने में लोड हो गया, उसके बाद हम इसको जो है वापस जाके देखते हैं हमारा फीचर। रिमोट डेस्कटॉप रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स अमूमन होता है कि इसमें देखते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी के बगैर नहीं, तो जब DHCP का आएगा एडमिनिस्ट्रेशन का तो उस वक्त तो हमने एक्टिव डायरेक्टरी भी डालनी है साथ डाल के, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्टिव डायरेक्टरी में किस तरह ये ज्वाइन करना है। हाँ हाँ, वो उस पूरी एनालिसिस करके ये निकालेगा। हाँ लोड कर रहा था ना, तो उसने हमें निकाल दिया। ठीक है जी, हम फीचर्स पे जाकर क्लिक करते हैं, हमारा फीचर्स पे कलेक्टिंग डेटा। ठीक है जी, रिज्यूम कर रहा है। अभी जो रोल था वो उसको अभी रिज्यूम करेगा, इसका वो स्नैपन चला रहा था। ठीक है ना, अभी वो क्योंकि वो उसने फाइनल करना है ना, रीस्टार्ट से पहले उसने लिया था कि जी आप रीस्टार्ट करेंगे तो मैं आपकी एक्टिव डायरेक्टरी को जो रोल आपने ऐड किया हुआ है उसको रिमूव करूँगा। साथ में .NET को भी उसने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज जो रोल है अभी यहाँ पे हमें पता जी रिमूवल सक्सेसफुल है, सक्सीडेड। ठीक है, ये ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद जनाब हम फीचर पे जाते हैं। फीचर के बाद अभी वो .NET वाला पड़ा है, खैर है, हम उसको ओके कर देते हैं। रोल उसने उड़ा दिया, फीचर नहीं उड़ाया था। हम फीचर को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर चले जाओ तो ये देखो अब रिमोट डेस्क जो है वो हमारा अभी वो कह रहा है जी एक्टिव डायरेक्टरी राइट्स मैनेजमेंट सर्विस टूल दी सर्विस मस्ट बी जॉइन टू द डोमेन। ठीक है जी ना, अब वो हम इसको जब एक्टिव डायरेक्टरी करेंगे तो उस वक्त हम इसको लगा सकते हैं। आगे मैं अगर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दूँ तो ये हमारा तकरीबन आधा घंटा ले जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको कल मैं ऐसा करूँगा कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके ना इस पर तो हम सिर्फ वो जॉइनिंग वाली जो है उसको MMC में किस तरह ज्वाइन करना है मैं आपको MMC भी बता देता हूँ, ताकि कल जो टाइम बचेगा IP एड्रेसिंग के बाद हम उसमें ये वाला डेमो कर लेंगे एक दफ़ा। ठीक है ना, मैं इसको ओके करके हम इसको रिमूव करते हैं। के बाद
कंप्लीट करके बंद करेगा, ठीक है ना। वो इसको कंसोल को ऑल स्नैपेंस जो थे वो बंद कर रहा है। बेसिकली ये जो है ये भी एक कंसोल है, ठीक है। आप इसको जाके सिंपल अगर और कंसोल खोलना चाहते हैं तो जैसे हमारा स्लो ऐसे करते हैं, स्टार्ट में जाके सी लिखेंगे। एक्चुअली वो उसने अभी पीछे से रोल बंद नहीं किया ना, तो इसलिए वो हैंग कर रहा है थोड़ा। हमारा कोर है, हम इसको शट डाउन कर देते हैं ताकि हमारी दूसरी मशीन शट डाउन। हाँ एस, मैंने /s का लगाया और ये हमारी मशीन जो है वो शट डाउन less than a minute। एस, हाँ तो शट डाउन हो जाएगा, देखा ना, विंडो शट इन डाउन इन लेस देन अ मिनट, ठीक है। तो ये अभी शट डाउन हो जाएगी और शट डाउन होने के बाद सर्विसेज इसकी स्टॉप हो रही है। उसके बाद जनाब आपने उस मशीन पे जाके, ठीक है जी, ये हमारी शट डाउन होगी। ये शट डाउन होने के बाद हम इस मशीन पे जाएंगे, इसमें अभी भी थोड़ा सा, यहाँ पे जाके रन में जाके हम अगर लिखते हैं MMC, ठीक है, तो इस तरह का ये MMC हमें एक नया कंसोल खुल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, हम इसमें ऐड है जाके इसमें न्यू, इसमें ऐड एंड रिमूव स्नैपेंस में जाके, ऐड एंड रिमूव स्नैपेंस में जाके हम यहाँ से अपना कोई सा भी स्नैपन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा था ठीक है जी कंप्यूटर मैनेजमेंट। जैसे हम कंप्यूटर मैनेजमेंट का होगा तो हम यहाँ से कोई भी अपना रोल या सर्विस जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा वो DSCP का था तो DSCP इधर आ जाएगा, हम DSCP कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल कोई सा भी करेंगे तो ऐड कर देंगे इधर, हाँ ऐड कर देंगे। सर्विस मैनेजर है या सिक्योरिटी टेम्पलेट्स हैं जो भी है तो वो उधर इंस्टॉल उधर चला जाएगा, हम उसको फिर यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम लोग करते हैं किसी एक को सर्विसेज में जाके, या सर्विसेज को करना है तो सर्विसेज आप कर सकते हैं, शेड में जाके सारे हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट है उसका कर सकते हैं, डिवाइस मैनेजर है या डिस्क मैनेजमेंट है को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप दी फॉलोइंग कंप्यूटर को करना है, लोकल जिस कंप्यूटर को करना है या किसी और को करना है तो आप यहाँ से ब्राउज़ करके उसको ले सकते हैं, या उसका यहाँ पे आप IP एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। किसी और को इस मशीन पे बैठ के आपने ऐड उसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप सारा स्नैपेंस दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर और भी है जी, आप न्यू विंडो फ्रॉम हेयर नई विंडो भी डाल सकते हैं। इस तरह ये सारा आपका है। ऐड एंड रिमूव कॉलम्स, आप और ऐड करने हैं तो कॉलम भी कर सकते हैं। तो इस तरह का आप करके तो उसको आप सेव एज जो है ना अपने डेस्कटॉप पे करके इस तरह कर देंगे तो आपको डेस्कटॉप पे एक जो है ना वो MMC का कंसोल मिल जाएगा। ओके कर दिया तो ये आपका कंसोल है। आपने DSCP यहाँ पे रखा हुआ किसी कंप्यूटर का, डायरेक्ट इसी कंप्यूटर के ऊपर आप बैठ के करना चाहते हैं किसी और सर्वर को, तो आप जैसे क्लिक किया यहाँ से उसकी सेटिंग करके उसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया आपने। जैसे हम ये सारे इसके फीचर्स वगैरह कर लेंगे, ऐड ऑप्शन वगैरह, तो हमें वो सारे अवेलेबल होंगे यहाँ, ठीक है। तो ये था हमारा इसके बारे में इंस्टॉलेशन और MMC, ठीक है। और कुछ आज से रिलेटेड सही है।